स्वागत है हमारे उत्थान क्लासेस में। आज जो है कि हम बात करने वाले हैं आरबीआई के बारे में तथा आरबीआई ने जो है कि रेपो रेट में जो दर को बढ़ा दिया है, रेपो रेट की दर को, उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही ये जानने वाले हैं कि रेपो रेट की दर में जो वृद्धि हुई उससे क्या इफेक्ट प्रभाव उसके उसके क्या इफेक्ट्स पर होते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। चलिए पहले देखते हैं न्यूज हमारी क्या है कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रत्याशित तरीके से रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने को बुधवार को ऐलान किया और इस ऐलान के बाद अब रेपो रेट की दर में बढ़ा दिया गया है। रेपो रेट की फीसदी इसमें जो है कि 4 से बढ़कर के 4.4% हो गई है। रेपो रेट कितना हो चुका है तो 4 पहले था, 4 से बढ़ा करके जो है कि 4.4% कर दिया गया है। मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के रेपो रेट में 10% की वृद्धि की है आरबीआई ने। ये हैं आरबीआई के गवर्नर भाई साहब, 25वें गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है तो इनका नाम है शक्तिकांत दास नाम है इनका। चलिए हम पहले आरबीआई के बारे में समझते हैं कि आरबीआई आखिर है क्या और आरबीआई क्या क्या करती है। तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना जो है कि 1 अप्रैल 1935 को 1934 के एक्ट के तहत हुआ था, जिसका गठन जो है कि यंग हिल्टन समिति की सिफारिश के आधार पर जो है कि किया गया था। यंग हिल्टन समिति से इस कमीशन को जो है कि शाही आयोग की भी संज्ञा दी जाती है। इसी की सिफारिश के आधार पर 1934 में एक एक्ट बनाया जाता है, आरबीआई एक्ट, जिसके तहत जो है कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसकी जब स्थापना हुई थी तभी उस समय उसका मुख्यालय था कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में, लेकिन वर्तमान में जो है कि इसका मुख्यालय जो है कि मुंबई में है। इसका मुंबई में कब से मुख्यालय है तो 1937 से जो है कि इसका मुख्यालय मुंबई में कर दिया है। मुंबई में कहाँ पर है तो शहीद भगत सिंह रोड पर इसका मुख्यालय है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है कि भारत सरकार ने एक प्रकार मतलब इसे अधिग्रहण कर लिया था। तो आरबीआई का अधिग्रहण जो है कि भारत सरकार ने 1 जनवरी 1949 को किया था अथवा राष्ट्रीयकरण किया था। इसकी संरचना के बारे में समझते हैं। तो इसकी संरचना में जो है कि मुख्यालय में कुल 21 सदस्यीय निदेशक मंडल बैठते हैं, 21 सदस्यीय निदेशक मंडल बैठते हैं, जिसमें एक आरबीआई का गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होते हैं और 10 भारत सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं इसमें, और 2 जो है कि वित्त मंत्रालय के सदस्य होते हैं और 4 स्थानीय निकाय होते हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे तो आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे तो सीडी देशमुख थे। आरबीआई के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे और पहले आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान में गवर्नर कौन है तो 25वें क्रम के शक्तिकांत दास हैं। 24वें क्रम के कौन गवर्नर थे कमेंट करके बताएं। इसमें इसके स्थानीय निकाय के बारे में समझते हैं कि स्थानीय निकाय कहाँ कहाँ पर है। तो स्थानीय निकाय दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है और कलकत्ता में है, जिसमें प्रत्येक स्थानीय निकाय में 5 सदस्यीय निदेशक मंडल बैठता है, जिसकी नियुक्ति 4 वर्षों के लिए भारत सरकार के द्वारा की जाती है। आरबीआई के कार्य के बारे में अब हम समझते हैं कि आरबीआई आखिर करती क्या है। आरबीआई जो है कि सरकार का बैंक है और यह सरकार को वित्तीय सलाह देती है। राज्य सरकार व केंद्र सरकार को जब ऋण की आवश्यकता होती है तो आरबीआई जो है कि कुछ ऋण उपलब्ध कराता है। यह अर्थव्यवस्था की जानकारी भारत सरकार को जो है कि समय समय पर करती रहती है तथा इसके संबंध में उन्हें सलाह प्रदान करती है। आईएमएफ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका गठन 1944 में यंग हिल्टन समिति की सिफारिश ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इन गठन की बात की गई थी 1944 में, जो है कि इसकी गठन 1945 में की जाती है। तो इसी के बारे में जो है कि उसी में जो है कि आईएमएफ में जो है कि आरबीआई जो है कि भारत सरकार का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। यह बैंकों का बैंक है। आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक होता है। मतलब सभी बैंकों को जब ऋण सुविधा चाहिए होता है तो वो जो है कि आरबीआई से ऋण सुविधा लेते हैं।
लेते हैं। आरबीआई जो है कि नोट प्रिंटिंग प्रेस का कार्य करती है। जो आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर के अनुसार आरबीआई को 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के नोट छापने के अधिकार हैं। 2 रुपये से 10 वर्तमान में 2 रुपये से लेकर 2,000 रुपये के तक के नोट छापे जा रहे हैं, लेकिन आरबीआई को 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के नोट छापने का अधिकार आरबीआई को है। 1 रुपये का नोट कौन छापती है, इसके बारे में जो है कि कमेंट करके बताएं। चलिए हम ये बता देते हैं आप लोगों को। 1 रुपये का नोट जो है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा, मतलब कि वित्त मंत्रालय के अधीन रहता है, और 1 रुपये के नोट पर जो है कि वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी अन्य सभी नोट जो है कि वर्तमान में जो चल रहे हैं 2 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक के नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई के और का क्या कार्य है, तो आरबीआई देखा जाए तो आरबीआई विदेशी मुद्रा का भंडार करता है, संरक्षक है, फॉरेक्स रिजर्व का संरक्षक है। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है, तो विदेशी मुद्रा शामिल होती है, जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गई, येन हो गए, पाउंड हो गया। ये सभी विदेशी मुद्राओं का ये जो है कि संरक्षण कर, मतलब उससे संरक्षक है, मतलब उन चीज़ों को जो है कि ये अपने पास रखता है। और फॉरेक्स रिजर्व में क्या शामिल होता है, तो गोल्ड शामिल होता है, और फॉरेक्स रिजर्व में एसडीआर शामिल होता है, जिसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, जो आईएमएफ की मुद्रा है। इसे हम पेपर गोल्ड की भी संज्ञा देते हैं। एसडीआर को किसकी संज्ञा देते हैं, पेपर गोल्ड अथवा कागजी स्वर्ण की संज्ञा देते हैं, जो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना ये संस्था, तो उसी का जो है कि ये मुद्रा है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसका फुल फॉर्म है। आरबीआई जो है कि अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करती है, जब अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी आ जाती है, मतलब जैसे इन्फ्लेशन होने लगता है, तो इसमें जो है कि इस अवस्था में आरबीआई जो है कि बैंकों को तरलता संकट दूर करने के लिए जो है कि ऋणदाता के रूप में कार्य करती है। आरबीआई के और कौन से कार्य हैं, तो आरबीआई समाशोधन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। समाशोधन एजेंसी मतलब जैसे एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के बीच में, जैसे मान लीजिए जैसे जो भी पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं इसको, और फिर इसने इनको ट्रांसफ़र मतलब पीएनबी से बीओ में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो फिर ये पैसे मान लीजिए फिर इसी के पास आरबीआई के पास आ जाते हैं। तो ये इन सभी चीज़ों का समाशोधन करने के लिए आरबीआई जो है कि समाशोधन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। आरबीआई का अन्य कार्य और क्या कार्य है, तो आरबीआई साख संतुलन का कार्य करती है, मतलब क्रेडिट कंट्रोल का कार्य करती है। जब अपनी मौद्रिक नीति समिति के आधार पर जो है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। चलिए हम मौद्रिक नीति समिति के बारे में समझते हैं। मौद्रिक नीति समिति आखिर है क्या। अब हम मौद्रिक नीति समिति के बारे में समझते हैं कि मौद्रिक नीति समिति जो है कि क्या करती है। देखिए मौद्रिक नीति समिति क्या होती है कि ये जो है कि छह सदस्यीय समिति है, जो जिसमें 3 सदस्य जो होते हैं आरबीआई से होते हैं और 3 भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके अध्यक्ष मतलब मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष जो होता है आरबीआई का गवर्नर ही मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। मौद्रिक नीति क्या करती है, मौद्रिक नीति समिति का कार्य क्या है कि इसका मेन उद्देश्य होता है कि मुद्रास्फीति अर्थात हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन अथवा महंगाई को जो है कि ये कंट्रोल करने का कार्य करती है। महंगाई को क्या करती है, महंगाई को जो है कि कंट्रोल करने का कार्य करती है, मतलब ज़्यादा महंगाई न बढ़ जाए या फिर बहुत ज़्यादा न ही कम रहे, इसको जो है कि नियंत्रित करने का यह जो है कि कार्य करती है आरबीआई मौद्रिक नीति समिति। मुद्रास्फीति कितने से कितने % के बीच होता है, तो 2% से लेकर के 6% के बीच जो है कि महंगाई को यह रखती है, मतलब इतने प्रतिशत के हिसाब से जो है कि महंगाई बढ़ी। ये मौद्रिक नीति ही जो है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो है कि निर्धारण करती है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे रिवर्स रेपो
रेपो रेट क्या होती है, जैसे ये आरबीआई हो गई, ये क्या हो गई आरबीआई, और ये हमारा कोई बैंक हो गया, कोई बैंक हो गया। जब इस बैंक को ऋण की आवश्यकता होती है, जब इस बैंक को ऋण की आवश्यकता होती है तो ये बैंक आरबीआई से जो है कि ऋण जिस दर पर लेती है, आरबीआई से जो है कि ये जिस दर पर लेती है ऋण, जिस दर पर ऋण लेती है उसे ही, उस दर को ही रेपो रेट कहते हैं। हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई जो है कि इस बैंक को जैसे एसबीआई हो गई, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, पंजाब नेशनल बैंक हो गए, जब ये लोग जो है कि आरबीआई से जिस दर पर जो है कि ऋण लेते हैं उस दर को ही, उस ऋण के दर को ही रेपो रेट कहते हैं, उस दर को ही रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, तो रिवर्स रेपो रेट के बारे में हम समझते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रिवर्स रेपो रेट जो होता है, जैसे ये आरबीआई हो गई और ये हो गया कोई बैंक, जब इस बैंक के पास जब अधिक पैसे हो जाएंगे तो ये चाहेगी कि हमारे पैसे जो है कि स्थिर न रह करके बल्कि बढ़ते रहें पैसे। तो इस बैंक के द्वारा जिस दर पर आरबीआई में कह सकते हैं कि पैसे जमा कराए जाते हैं, उस दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। उस दर को क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, जिसे हम RRR कह सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जब ये बैंक के पास जब अधिक ऋण हो जाता है, अधिक पैसे रहते हैं, तो ये पैसे जो है कि आरबीआई के पास जब जमा करती है तो जिस दर पर ये जमा करती है कि इतना हमें वार्षिक ब्याज चाहिए, तो उस दर को ही हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जो रिवर्स रेपो रेट होता है तो ये हमेशा रेपो रेट से हमेशा जो है कि रिवर्स रेपो रेट कम रहता है, हमेशा कम रहता है। हम समझते हैं कि जब रेपो रेट की दर में जब वृद्धि होगी तो इससे महंगाई पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में समझते हैं। कि जैसे देखिए, मौद्रिक नीति समिति ने अभी जो है कि लेटेस्ट न्यूज है कि रेपो रेट में इसने जो है कि रेपो रेट में जो है कि बढ़ाई है। जैसे पहले 4% थी तो वर्तमान में इसने बढ़ा करके 4.4% जो है कि इसकी दर को कर दिया है। जैसे देखिए, आरबीआई से जब जिस दर पे हम लेते हैं, जिस दर पर ये बैंक लेती है ऋण, उस दर को हम रेपो रेट कहते हैं ना। तो जब ये रेट जब बढ़ जाएगा, जब ये रेट जब बढ़ेगा तो ये बैंक जो है कि जब अपने ग्राहकों को पैसे देंगे, जब अपने ग्राहकों को ऋण देंगे तो ग्राहकों को भी ऋण जो है कि अधिक दर पे मिलेगा। कि जैसे मान लीजिए पहले मिल रहा था 4.25% के दर से, 4.25% की दर से जो है कि मान लीजिए ऋण दे रही थी बैंक, लेकिन वर्तमान में अब जब ये 4.4% की दर से जब ये खुद ऋण पाएगी तो अगले अपने ग्राहकों को कितनी दर से दे सकती है। जब भी होगा तो ये 4.4% की ऋण से दर से अधिक ही होगा, तो ग्राहक जो है कि पैसे बैंक से कम ऋण लेंगे। साथ ही जब ये कम ऋण लेंगे और कम खर्च करना चाहेंगे, तो जब ये कम खर्च करना चाहेंगे तो इससे हम कह सकते हैं कि वस्तुओं की मांग में कमी आएगी, अर्थात कह सकते हैं कि वस्तुओं की मांग में स्थिरता आएगी। वस्तुओं की मांग में स्थिरता आ जाएगी। जब वस्तुओं की मांग में जब कमी आ जाएगी तो हमारी जो दर है, जैसे मान लीजिए एक वस्तु को जब एक ही व्यक्ति लेने वाला रहेगा तो जिस दर पे रहेगा तो उसी दर पे ऐसे मिल सकता है या फिर उससे कम पर मिल जाएगा। अगर वही 5 लोग लेने वाले रहेंगे तो जो बेचने वाला रहेगा वो कहेगा कि जो सबसे ज़्यादा दाम देगा तो उसे उस व्यक्ति को देगा, ये बेचेगा। तो जैसे जब मांग की कमी होती है तो उसकी जो विक्रय मूल्य होता है तो उसमें कमी आती है। तो इससे क्या होगा कि इससे जो है कि जब मांग में कमी आएगी तो वस्तुओं का बनना कम होगा, वस्तुएं कम बनेंगी, साथ ही
वस्तुएं जो है कि कम महंगी हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए पहले 10 रुपए का था कोई सामान, अगर एक ही व्यक्ति खरीदने वाला था तो उसे 10 रुपए का मिलेगा। यदि कोई यदि इसे 5 लोग खरीदने वाले हो जाएंगे तो इस एक ही वस्तु है, तो इस वस्तु को 5 लोग खरीदने वाले हो जाएंगे, तो जो सबसे अधिक दाम दे सकता है उसे ही ये, मान लीजिए जो सबसे अधिक दाम दे रहा है ये 12 रुपये, तो इस व्यक्ति को जो है कि ये दाम उसे ही मिलेगा। और ये पहले 10 रुपये का था तो ये 12 रुपये का हो गया। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मांग बढ़ने पर उस वस्तु की कीमत में जो है कि वृद्धि हो जाती है। जब मांग बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत भी बढ़ेगी, अगर मांग घटेगी तो कीमत भी घटेगी। जैसे जैसे कहावत है ना कि एक अनाज 100 बीमार, उसी तरीके से ये भी है। जैसे यदि एक चीज़ के लिए यदि अधिक लोगों को उस वस्तु की ज़रूरत होगी तो उस वस्तु की जो सबसे अधिक दाम देगा उसे ही वो वस्तु प्राप्त होगी। इसी प्रकार से जो है कि ये आरबीआई जो है कि महंगाई के हम कह सकते हैं कि महंगाई को आरबीआई जो है कि हमेशा बनाए रखने का कार्य करती है। महंगाई जो होती है, महंगाई एक स्थिर वे में बढ़ रही है। जैसे महंगाई अब इस समय देखा जाए तो कोरोना काल में बहुत तेज़ी के साथ महंगाई बढ़ी है और वर्तमान समय में भी महंगाई बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इसी वजह से आरबीआई ने क्या किया है कि रेपो रेट की दर में वृद्धि कर दी है। जब रेपो रेट में वृद्धि हो गई तो बैंक रेट में वृद्धि हो जाएगी। जब बैंक रेट में वृद्धि हो जाएगी तो ग्राहक जो है कि लोन कम लेंगे, साथ ही लोन कम लेंगे तो और लोन कम खर्च और जो पैसे ले भी रहे हैं तो उससे बहुत बचा के खर्च करेंगे, अथवा बहुत ही आवश्यक वस्तुओं को ही वे खरीदेंगे। जब आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदेंगे तो मांग में कमी होगी, और मांग में जब कमी होगी तो महंगाई में कमी हो जाएगी। और महंगाई जो है कि आरबीआई जो है कि महंगाई को 2% से लेकर के 6% के बीच में रखने का कार्य करती है। 4 ± 2% के बीच में रखती है। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।